नमस्कार, केरल न्यूज़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में किए करोड़ों की चोरी। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष का हुआ चुनाव। कांग्रेस की पुष्पा यादव ने जीता जिला पंचायत अध्यक्ष पद। रायपुर रेलवे स्टेशन में 10 मई तक होगा आधुनिकीकरण कार्य। कुछ ट्रेनों का शेड्यूल हुआ चेंज। बीती रात्रि बालोद जिला में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से 10 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह को हिरासत में लिया है। अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चोरी किया करते थे। इन चोरों ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर के अलावा खड़गपुर, भुवनेश्वर, संबलपुर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी करोड़ों रुपए की चोरी करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे यह आरोपी कोई साधारण आरोपी नहीं है। यह अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में घुस आए और इतना ही नहीं, इनका एक साथी तो यूरोप में भी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है और लीबिया में सजा काट चुका है। घटना को अंजाम देने यह लोग किसी भी हद तक जाते थे। दुर्ग के स्मृति नगर चौक के अंतर्गत सुने मकान में पिछले दिनों लाखों रुपए की चोरी हुई थी। इस चोरी के बाद दुर्ग पुलिस ने जब मामले को खंगालना शुरू किया तो पुलिस के होश उड़ गए। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चोरों का नाम भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर कोलकाता के और नरेंद्रपुर थाने से संपर्क किया, जिसके बाद एंटी क्राइम यूनिट पश्चिम बंगाल के और नरेंद्रपुर में कुछ पता चला कि पिछले कुछ दिनों से चोर किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। घेराबंदी कर पकड़ा गया। आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया कि लगभग 35 लाख रुपए की चोरी पिछले दिनों उन्होंने दुर्ग में भी की थी। दोनों आरोपी बांग्लादेश के मूल निवासी हैं और एक का बांग्लादेशी पासपोर्ट भी जब्त किया गया है, तो दूसरा घुसपैठिया निकला और जो कि बिना किसी दस्तावेज के भारत में दाखिल हो गया था। फिलहाल पुलिस बांग्लादेश के स्थानीय पुलिस वालों से भी संपर्क कर रही है। जल्द ही इनके गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर उसका भी खुलासा किया जाएगा। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में 35 लाख रुपए की एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें तकनीकी आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने पे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ये 12 सदस्यीय टीम है इनकी, जो 5 सदस्यीय टीम दुर्ग में चोरी करने आई थी। देश भर में घूम घूम के चोरी करते हैं। एक जो गिरफ्तार हुआ है वो खुद संबलपुर, खड़गपुर और गोंदिया के चोरी में इन्वॉल्व था। ये लोग जब भी चोरी करते थे 25 लाख से 1.5 करोड़ तक की चोरी करते थे। जहाँ चोरी करने जाते थे वहाँ एक लाइवनिंग बंदा चुनते थे, जिसके घर में रुकते थे और उसको भी काफ़ी पैसा देकर जाते थे। पैसा बांग्लादेश भेजने के लिए ये लोग हवाला का इस्तेमाल करके 20% कमीशन देकर पैसा को बांग्लादेश भेजा करते थे। ये लोग 1,500 रुपये दे के तार काट के भारत देश में घुसते थे और यहाँ पे 1500 रुपये में अपना आधार कार्ड बनवा लेते थे। निश्चित रूप से इनके पकड़ाने से एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बर्स्ट हुआ है। मास्टरमाइंड के पकड़े जाने पे और भी अहम खुलासे संभव है। सर, आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से आसपास के सारे सीसीटीवी दिखाए। एक सीसीटीवी में चेहरा ढका हुआ 2-3 लोग संदिग्ध लोग दिखे। उसको हमने आगे सारे सीसीटीवी में फॉलो किया। करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक और सीसीटीवी में वैसे ही कपड़े पहने हुए लोग फ़ोन पे बात करते हुए दिखे। उस जगह पे टावर डंप निकाला गया। पॉइंट पे कौन से मोबाइल नंबर उस टाइम पे एक्टिव थे उनको स्क्रीन किया गया तो एक सस्पिशियस नंबर दिखा, जो कि चोरी के बाद बांग्लादेश की तरफ जा रहा था। तो उसके बंगाल की तरफ जा रहा था और वहाँ से भी बांग्लादेश की तरफ जाते हुए दिखा। उन नंबर्स को हमने सीडीआर निकाल के बाकी किन नंबर्स के कांटेक्ट में थे उसकी एक सूची बनाई और उन पर नज़र रखी। करीब 15 दिन पहले एक नंबर जो है वो इंडिया में दोबारा एक्टिव हुआ बंगाल में, तो दुर्ग पुलिस की टीम भेजी गई। 10 दिन रेकी करने के बाद बंगाल पुलिस की मदद से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सर, मास्टरमाइंड भी है? 3 अभी मास्टरमाइंड से जो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और 12 सदस्यीय टीम है।
पूरे 12 सदस्यीय टीम को पकड़ने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। जिला पंचायत शालिनी यादव के निधन के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए गुरुवार को उपचुनाव की प्रक्रिया की गई। पूर्व तिथि निर्धारित के अनुसार दुर्ग के जिला पंचायत भवन में कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत सदस्यों के बीच हुई सर्वसम्मानित में पुष्पा यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था, तो वहीं भाजपा की ओर हर्षा चंद्राकर को प्रत्याशी बनाया गया था। नामांकन दाखिल करने के बाद जिला पंचायत के सभी सदस्यों के सभागार में मतदान किया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर पद्मिनी भोई साहू के समक्ष कांग्रेस के 7 सदस्यों और भाजपा के 4 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें पुष्पा यादव ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। मेरे सभी उपाध्यक्ष भैया और मेरे सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना। साथ ही हमारी बड़ी दीदी शालिनी यादव जी का जो भी सपना रहा होगा वो मैं जो अपने क्षेत्र में काम के लिए जो वादा किए होंगे उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगी। दूसरी बात, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का और हमारे गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी का और कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी का और हमारे पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना। निर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पहली बार जब जिला पंचायत का गठन हुआ और चुनाव हुआ तो आदरणीय श्रीमती शालिनी यादव को हमारे कांग्रेस पक्ष से जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया था। आकस्मिक देहावसान के बाद पद रिक्त हो गया था अध्यक्ष का, इसलिए जिला कलेक्ट्रेट से तारीख आज का तय किया गया 4 तारीख को जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव का। हमारे यहाँ 7 मेंबर हैं और सातों के सातों एकजुटता का प्रदर्शन किए और सर्वसम्मति से श्रीमती पुष्पा यादव को अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किए और सभी ने मतदान किया और उनको विजय श्री दिलाई। और अब अगली अध्यक्ष के रूप में पुष्पा यादव जी अध्यक्ष का कमान संभालेंगी और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जो मंशा है कि ग्राम पंचायतों में पंचायत के क्षेत्र में जो काम जो योजनाएं बन रही हैं जिला पंचायत के माध्यम से उसका सर्वाधिक अच्छा क्रियान्वयन होगा। पराजित भाजपा प्रत्याशी हर्षा चंद्राकर ने कहा कि चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं तो हमारा धर्म बनता था कि हम भी चुनाव में भाग ले, हिस्सा ले, क्योंकि जीरो होने नहीं देते थे। इस कारण प्रत्याशी के रूप में मैं भी फॉर्म डाली। तो हम एक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज सरकार उनकी है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरे स्तंभ के साथ में खड़ी है और निश्चित रूप में आने वाले समय में जो मुद्दा है वो मुद्दा को उठाएंगे और भरपूर विरोध के साथ में अपनी बातें रखेंगे और मजबूती के साथ में हम लोग अपनी बात रखेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य हैं और विपक्ष का धर्म का निर्वहन किए हैं और हमारे चारों जिला पंचायत सदस्य आज के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमारी छोटी बहन श्रीमती हर्षा चंद्राकर प्रत्याशी रही और हमारे 4 लोगों ने अपने पक्ष में मतदान किया। और देखा जाए तो दुर्ग जिला पंचायत में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, राशियों का बंदर बांट करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। हमारे चारों सदस्य लगातार जिला पंचायत के जब भी बैठक होते हैं तो मुखरता के साथ में विषय उठाते हैं। अलग बात है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत मंत्री के क्षेत्र होने के नाते अधिकारी लोग सर झुका के क्या करें नहीं कर पाते ऐसा बोलते हैं, लेकिन और अब धारदार होकर के विपक्ष के भूमिका का निर्वहन करेंगे। आपको बता दें, शालिनी यादव के निधन से खाली हुई अध्यक्ष की कुर्सी के लिए आज पुनः यह चुनाव कराया गया था। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। यात्रियों को फिर एक बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन और यार्ड में आधुनिकीकरण का काम आज से शुरू किया गया है। इसकी वजह से कुछ ट्रेनों को अभी से रीशेड्यूल किया गया है। बिलासपुर जोन से बाहर के रेल जोन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुंबई हावड़ा मार्ग की कई ट्रेनें 3 से 5 घंटे तक देरी से चली और दुर्ग से पावर हाउस और भिलाई 3 स्टेशन में यात्रियों को परेशानी हो रही थी। रायपुर स्टेशन में आरवीआर का काम आज से शुरू हो गया है। ये काम 10 मई तक लगातार चलेगा। इस दौरान
कई लोकल पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द हो चुकी है। लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को बिलासपुर तक ही चलाया जाएगा और वहीं से रवाना कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। दुर्ग पावर हाउस भिलाई 3 रेलवे स्टेशन में लंबी कतार, टिकट कैंसिल कराने के लिए यात्री पहुंच रहे हैं। रेलवे ने बहुत सारी रेलों को रद्द किए जाने पर आम यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इस समय यह संकट से लोगों को राहत मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4-4 महीने पहले जो लोग रिजर्वेशन करते हैं, अचानक उनकी यात्राएं रद्द कर दिया जाए तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है। रेल प्रशासन को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि आने वाले समय में जब भी हम इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार की कोशिश करें तो पूर्ववत सारे रेलवे के कार्यक्रम निर्धारित हो, ताकि उस समय और निर्धारित तिथि पर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन आम नागरिकों को ना मिले। यदि मिलता है किसी भी प्रकार से तो उन गाड़ियों को किसी भी कीमत पे उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए भरसक रेलवे का प्रयास सकारात्मक होनी चाहिए। इस समय पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि इस लाइन में जितनी भी ट्रेनें रद्द की जा रही है उससे काफ़ी लोगों को एक तो यात्रा का नुकसान होता ही है और विशेष काम से अगर जा रहे हों उस काम में भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये बड़ा संकट का समय है, तो मैं रेलवे से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की जो कार्य किए जाते हैं उसकी पूर्व सूचना सभी यात्रियों को पहले से दिया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में बीती रात्रि दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में घटना स्थल पर ही 10 लोगों की दर्दनाक मौत, तो वहीं उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान बीच रास्ते में एक मासूम ने दम तोड़ दिया। कुल 11 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिले के सोरम गांव से एक ही परिवार के 10 सदस्य व एक ग्रामीण सहित कुल 11 लोग बुलेरो में सवार होकर शादी में शामिल होने ग्राम मरका टोला जा रहे थे। इसी बीच गुरूर थाना क्षेत्र धमतरी कांकेर नेशनल हाईवे 30 ग्राम जगतरा के पास सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे बुलेरो वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना में 4 पुरुष, 5 महिला और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। दिनांक 3/5/2023 को जो है रात्रि लगभग 10:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि जगतरा के पहले 1 किलोमीटर पहले जो बोलेरो एवं ट्रक के बीच में जो है एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत मौके पर गए, मौके पर जाकर देखने से बोलेरो में सवार लगभग 11 व्यक्ति थे। 11 व्यक्ति में 10 व्यक्ति ऑन द स्पॉट जो है ख़त्म हो गए थे। एक बच्चा था, बच्चा जो है उसको उसकी सांसें चल रही थी, जिसको जो है उपचार हेतु ले जा रहे थे, वो भी रास्ते में दम तोड़ दिया। तो ऐसे करके कुल 11 जो है ख़त्म हो गया। ये घटना रात्रि लगभग 10 बजे की है। बालोदगहन नर्सरी के पास में है। एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जो है ना बोलेरो को जो ठोकर मार दिया। बोलेरो में जो है सोरम थाना द्रुदी जिला धमतरी के साहू परिवार के निवासी हैं, जो मरका टोला कोरर शादी में जा रहे थे। और जैसे ये सूचना मिली तत्काल डेड बॉडी को मर्चरी पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view,
we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग के वतक क्रमांक 10 दुर्गा चौक में निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कार्यों को सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मामला दुर्ग के दुर्गा चौक वार्ड 10 का है, जहां नाले निर्माण का कार्य बड़े ही लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है। वार्ड के लोगों का कहना है कि निगम द्वारा जिस तरीके से नाले का निर्माण किया जा रहा है वह सिर्फ दिखावा मात्र है। नाली के किनारे लगे पेड़ों को काटा नहीं गया है, साथ ही नाली निर्माण का ठेका जिसे दिया गया है उसके द्वारा काम में कोताही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा आगामी बरसात के दिनों में वार्ड के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। लापरवाही पूर्वक किए जा रहे नाले निर्माण के कार्य को देखने निगम के अधिकारी कर्मचारी स्थान पर अब तक नहीं पहुंचे हैं। में जिस हिसाब से हमारी नाले का निर्माण किया जा रहा है उसमें तो पूरा लिपापोती का ही दिख रहा है पूरा काम जो है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखेगा पेड़ जो है, पेड़ को बिना काटे दीवार को खड़ा किया जा रहा है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पाएगा अच्छे से। जब बाढ़ का मौसम, बारिश के मौसम आएगा, बाढ़ ज़्यादा आएगा तो पानी जो है ढंग से पास नहीं हो पाएगा। और इसमें और भी देखने को मिल रहा है कि ये जो सकरा है उसको पेड़ को काट के उसकी स्पेस को थोड़ा सा चौड़ा किया जाए ताकि पानी की निकासी हो सके। और काम को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा काम में गुणवत्ता हो, बिल्कुल लिपापोती के जैसे काम हो रहा है। और दूसरी बात, हम यहाँ पे रहते हैं, देखते रहते तो नगर निगम के कोई कर्मचारी इसको देखने के लिए भी नहीं आते जाते हम देखे हैं। कोई कर्मचारी को निगम अधिकारी जो है उनको सर्वे लेना चाहिए, आके देखना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है, काम में गुणवत्ता है कि नहीं है। पीछे साइड तोड़-फोड़ भी हुआ है चौड़ीकरण यहाँ पर आकर के तो वो नाला चौथा हिस्सा भी नहीं रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र की जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। सभी वार्डों की सड़कें बनाई जा रही है। जर्जर और गड्ढे में तब्दील हो चुकी नंदनी रोड का डामरीकरण भी किया गया था, लेकिन केवल एक ओर डामरीकरण कर दूसरी ओर को उपेक्षित छोड़ दिया गया। सड़क में हुए गड्ढे आवाजाही करते लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील है। 2 पहिया वाहन चालकों के गड्ढों में अनियंत्रित होकर गिरने की घटनाएं आए दिन सामने आती है। इसका डामरीकरण क्यों नहीं किया गया, यह लोगों के समझ से परे है। वहीं नंदनी रोड के दूसरी ओर की सड़क का डामरीकरण किए जाने से वाहन चालकों को उबड़ खाबड़ रास्ते और गड्ढे से निजात मिली है। भिलाई नगर निगम प्रशासन द्वारा समूचे शहर की अंदरूनी और बाहरी क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है। कहीं कुछ स्थानों में सीमेंटीकरण भी किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व नंदनी रोड जो मुख्य मार्ग है पावर हाउस चौक से लेकर एपीसी चौक तक का, उसके संधारण कार्य की शुरुआत की गई थी। आप देख सकते हैं कि सड़क नंदनी रोड की सड़क के एक तरफ एक ओर का संधारण किया गया, दूसरी ओर की सड़क को इस तरह से छोड़ दिया गया। ये प्रमुख मार्ग है, इस मार्ग से लोगों की आवाजाही बने रहती है। जो इस मार्ग की जो स्थिति से अनजान रहते हैं उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ता है। दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। दुपहिया चालक, छोटे दुपहिया वाहन चालक जो गड्ढे में रात्रि के समय अनियंत्रित होकर गिरते भी हैं, क्योंकि इस नंदनी रोड में जो
जो मुख्य मार्ग में जो डिवाइडर के बीच में जो लाइटें लगी वो कभी जलती है कभी नहीं जलती है। और बरसात गिरने की वजह से गड्ढे में पानी भर चुका। आप देख सकते हैं लोग कितना परेशान हो रहे हैं, बच के निकल रहे हैं, ऐसे वाहनों के आपस में लड़ने का भी अंदेशा बना रहता है। लेकिन इसको नगर द्वारा पूरी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को परेशान होकर के इस गड्ढे से गुजरना पड़ता है। पूरे क्षेत्र की सड़कों का संधारण कार्य लगभग अंतिम चरण में शांति नगर, वैशाली नगर से लेकर के तमाम जो गौरवपथ है उस जगह की सड़कों का संधारण हो चुका है। लोगों को सुविधाजनक आवागमन का लाभ भी मिलने लगा। लेकिन आप इस ओर देख सकते हैं कि नंदिनी रोड की दूसरी तरफ का पूरा डामरीकरण किया जा चुका है, लेकिन इस मार्ग को छोड़ दिया गया। ये पूरा व्यस्त मार्ग है, सवेरे से लेकर शाम रात तक यहाँ पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बने रहती है। परिवार सहित आ रहे लोगों, कई बार देखा गया, लोग स्थानीय दुकानदारों ने भी हमें बताया कि अनेक दुपहिया चालक इसमें अनियंत्रित होकर गड्ढों में गिरते हैं। तो बावजूद इसके संधारण को लेकर किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। समूचे शहर का की खराब और जर्जर सड़कों का संधारण किया जा रहा है, लेकिन इसे उपेक्षित छोड़ दिया गया। वहीं जो दूसरी ओर सड़क का संधारण किया गया नंदिनी रोड से, इस मार्ग से लोगों को अब सुविधाजनक आवागमन देखने को मिल रहा है। लोग आसानी से अपना आना जाना कर रहे हैं। इसका संधारण कब शुरू किया जाएगा, इसे भी इसका डामरीकरण कब शुरू किया जाएगा, इसे क्षेत्र के लोगों के साथ साथ स्थानीय सड़क से आवाजाही करते लोगों को भी इसका इंतजार है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमरा निषाद के साथ संजय दुबे। बीते 30 अप्रैल को खुर्सीपार डबरापारा चौक में ट्रेलर की चपेट में आ जाने से शांतिपारा कैंप 1 निवासी महिला उषा रानी की मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद से मृतका के परिजनों को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। शांतिपारा वार्ड 21 कैंप 1 निवासी मृतका उषा रानी बीते 30 अप्रैल को अपनी पुत्री अपूर्वा प्रजाति के साथ भिलाई 3 स्थित डॉक्टर के पास जा रही थी। इस दौरान खुर्सीपार डबरापारा चौक में लापरवाही और तेज गति से आ रहे ट्रेलर के चालक ने अपूर्वा के 2 पहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में उषा रानी के ट्रेलर के पहिए के नीचे आ जाने की वजह से मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार को शासन प्रशासन से कोई मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ तक कि कोई अधिकारी मृतका के परिजनों से मिलने नहीं पहुँचा है। मृतका और उसके पति कमलेश प्रजाति टेलरिंग का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं पुत्री अपूर्वा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। इस दुर्घटना से घर के सदस्यों को तोड़कर रख दिया है। गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सील और राजू गुप्ता मृतका के निवास पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चर्चा की, साथ ही प्रशासन तक उनकी मांग पहुंचाने को लेकर आश्वासित किया। मृतका की पुत्री अपूर्वा प्रजाति ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मेरा नाम अपूर्वा प्रजापति है। उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था? जी, मैं अपनी मम्मी के साथ उनकी दवाई के लिए जा रही थी, तो खुर्सीपार में जो ब्रिज बन रहा है डबरापारा में, वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो रोड में गड्ढा था, तो हम लोग गाड़ी धीमा कर लिए और गड्ढे से दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं था, तो मेरी गाड़ी धीमी थी। पीछे से ट्रेलर आया और पहले तो मेरे हैंडल पे लगा उसका ट्रेलर, मेरी गाड़ी थोड़ी अनियंत्रित हुई और उसके बाद मैं जो है दूसरी तरफ गिरी और मम्मी जो है ट्रेलर के साइड गिरी, तो उनको ऑन द स्पॉट देहांत हो गया। तो दुर्घटना के बाद किसी तरह का कोई मुआवजा मिला है आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं। क्या काम करते हैं आपके पापा? जी, टेलर है। आप क्या करती हैं? मैं भी पढ़ ही रही। क्या चाहती हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन पहले वहाँ रोड पे गड्ढे और ट्रैफिक को नियंत्रित करे और जो भी हमारी मदद हो सकती है वो करे। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सेल ने शासन प्रशासन तक पीड़ित परिवार की बातें पहुंचाए जाने की जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, उसके बाद भी हमारे यहाँ के क्षेत्र के ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनके घर पहुँचा है और ना ही शासन प्रशासन के कोई अधिकारी, और ना ही जो तत्काल मिलने वाली जो मुआवजा राशि होती है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जो मुआवजा राशि है उसमें से एक भी राशि इनके घर में अभी तक नहीं पहुँचाया गया है। जबकि वर्तमान में जो घटना घटी है वह घटना आए दिन वहाँ इस क्षेत्र में हो रहा है। एक तरह से वो ब्लैक स्पॉट से उसी जगह को हमको घोषित करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से जो सड़क है वो पूर्ण रूप से जर्जर है और आए दिन वहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है और साथ ही लोगों की जान भी जा रही है। जबकि उस घटना के जो जानकारी प्राप्त हुआ है, घटना के उपरांत जो ड्राइवर था वो तत्काल वहाँ से फरार हो चुका है।
जबकि अभी वर्तमान में केंद्र सरकार की एक योजना के तहत में जो गडकरी जी हमारे ये कहा गया था कि जो भी उसमें इस प्रकार की दुर्घटना होता है तो मुआवजा राशि 2 लाख रुपए परिवार को मिलना चाहिए। वो भी राशि अभी भी मिली नहीं है और ना ही 25,000 रुपये की राशि जो राज्य सरकार की है वो भी राशि इनको नहीं दिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की जो घटना अगर हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाने के लिए उस स्थल को सुधारना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र से मात्र कुछ ही कदम की दूरी पे हमारे मुख्यमंत्री जी का निवास स्थल भी है। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस घटना को अपने आनंद में लेते हुए इस परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा राशि दिया जाए। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम प्रशासन द्वारा वैशाली नगर गौरव पंथ सड़क किनारे यातायात बाधित करते ठेला संचालकों के लिए वैशाली नगर कॉलेज के समीप गुमटियां व्यापार करने के उद्देश्य से रखी गई थी। इनमें आवंटियों ने दुकानें नहीं खोली है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। वैशाली नगर गौरव पथ में सड़क किनारे अवैध रूप से ठेला खोमचा लगाकर व्यापार करने वाले दुकानदारों के लिए निगम प्रशासन द्वारा वैशाली नगर कॉलेज के समीप गुमटियां रखी गई है, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई प्रवास के दौरान हुआ था। गुमटियों में दुकानदार अभी तक काबिज नहीं हुए हैं, जिसकी प्रमुख वजह से यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। निगम प्रशासन द्वारा गुमटियां तो बना दी गई, लेकिन बिजली पानी को लेकर दुकानदारों को उपेक्षित छोड़ दिया गया। बिजली पानी की व्यवस्था नहीं होने से आवंटी गुमटियों में व्यवसाय आरंभ नहीं कर रहे हैं। सुबह से रात तक गुमटियों के समीप असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। पूर्व में यहां रखी गुमटी में संचालित गढ़कलेवा में 2 सिलेंडरों की चोरी होने की घटना भी प्रकाश में आई है। चोरी की घटना होने के बाद से कोई भी दुकानदार गुमटियों में आना पसंद नहीं कर रहा है। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर इनके द्वारा निगम अधिकारियों का ध्यान भी आकृष्ट कराया गया, जिसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। यहाँ रखी गुमटियां केवल दिखावा मात्र साबित हो रही हैं। दुकानदारों ने पानी बिजली की सुविधा के साथ निगम प्रशासन से यहाँ CCTV कैमरे लगाए जाने की भी मांग की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।